बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, एक और जो है वो हमारे पास टेस्ट है डायमेंशन और यूनिट्स पे मैंने बनाया है। एक वीडियो पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। एक और टेस्ट मैंने रेडी किया है, कुछ एमसीक्यूज हैं इसमें, इसके सॉल्यूशंस आप देख लें। और ये एक टेस्ट एक एकेडमी में मैंने लिया था, तो लाजमी बात है कि मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दे दिया जाए। अच्छा जी, टेस्ट पे चलते हैं। तो पहला टेस्ट, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस को, कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। ओके जी, पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि आप हमें ये बताएं कि एनर्जी पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। हमारे पास चार यूनिट हमारे पास दे रखे हैं, सॉरी ऑप्शंस दे रखे हैं। एक्सेलरेशन है एंड साथ में हमारे पास पावर है, फोर्स है एंड वर्क है। ओके, एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कहता है कि एनर्जी साथ में आएगा मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, एम सी स्क्वायर है याद है, वो लगा लो, ठीक है। अगर एम वी स्क्वायर याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अब वो लगा लो। अगर एम जी एच का फॉर्मूला याद है तो वो लगा लो। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एम जी एच का फॉर्मूला लगाता हूँ। अगर आपको ना याद हो तो आप वर्क का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, क्या था, एफ डी, ये भी लगा सकते हो। एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये एम वी स्क्वायर 1/2 एम वी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, और एम जी एच भी लगा सकते हैं। डिवाइडेड बाय किसके, मास के, मल्टीप्लाई बाय किसके, लेंथ के, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको इक्वल करने के लिए, कि जनाब यहाँ पे देखो, ये मास और मास तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये तो हमारे पास खत्म हो गया। अच्छा, हाइट का यूनिट भी मीटर होता है, लेंथ का यूनिट भी मीटर होता है, इन दोनों को भी कैंसिल कर दें, क्योंकि यूनिट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायमेंशन दोनों की कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हाइट भी लेंथ है और लेंथ भी लेंथ है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। बाकी हमारे पास बचेगा जी। अच्छा, जी हमारे पास एक्सेलरेशन है, जी हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो आंसर क्या हमारे पास आ गया जनाब, एक्सेलरेशन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा थोड़ा सा नीचे है, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाते हैं। हाँ जी, कहता है टॉर्क डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय मास, ठीक है। टॉर्क डिवाइडेड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय मास। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला यहां पे मैं लिख लेता हूं जनाब। टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये सिंबल तो यहां से हटा देता हूं, ये आ गया टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या है, मास, ठीक है। तो बेटा एक काम कर लो कि यहां पे आर, एफ का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, तो इसको एम ए के इक्वल लिख लो, डिवाइडेड बाय एल लिख लो, साथ में एम लिख लो, ठीक है। अब देखो जी, ये मास और मास तो दोनों हो गए कैंसिल, ठीक हो गया। ओके, लेंथ का यूनिट भी मीटर, रेडियस आर का, हालांकि ये रेडियस नहीं है लेकिन फिलहाल ये लग रहा है ये मोमेंट आर में, क्योंकि टॉर्क में आपने ये पढ़ा होगा कि ये मोमेंट आर में, अगर ये मोमेंट आर में तब भी, अगर लेंथ है तब भी, सबका एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों का यूनिट एक होगा, तो ये दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया ये ए फिर से क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो जनाब ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। हमारे पास है इसका सही यूनिट, जी हाँ, इसका सही यूनिट भी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक सेकेंड, तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया है, और थर्ड प्रॉब्लम है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर मोमेंटम मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बड़ा सारा प्रॉब्लम है लेकिन ठीक है, सो के चलेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये कहता है टॉर्क, ओके, ये आ गया टॉर्क, सॉरी एक सेकेंड, हाँ जी, ये आ गया हमारे पास जनाब टॉर्क, ओके ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है जनाब एल, यानी एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एच, मास मतलब एम, और लेंथ मतलब एल। चाहो तो मल्टीप्लाई के साइन दो, चाहो ना दो, ये बाद में देखते हैं। अच्छा जी, एक बात ये है कि हमें टॉर्क का फॉर्मूला भी पता है, लेंथ का फॉर्मूला भी पता है, और किसका, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, पहले टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है जनाब आर मल्टीप्लाई बाय एफ, या एक सेकेंड थोड़ा सा और आपको आसान करता हूं,
और बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखो भाई, आप एक काम करें, टॉर्क को ऐसे लिख लो, एंगुलर मोमेंटम को आप जो है ना वो ब्रेकअप कर लो, यानी खोल लो, तो ये हो जाएगा आर क्रॉस पी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाते हो तो एच की जगह हमें, मैं इधर लिखने जा रहा हूं, एच क्या होता है, E इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है ना, तो H इज इक्वल टू E अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं E अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है भाई। अच्छा, हम कहीं किसी दौर में ये पढ़कर आए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं ये बता देता हूं कि जनाब, टॉर्क, वर्क और एनर्जी, इनके एसआई यूनिट्स और डायमेंशन सेम होती हैं। ठीक है, टॉर्क, वर्क, एनर्जी, इनके एसआई यूनिट्स और इनकी डायमेंशन सेम होती हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम इसको थोड़ा सा ऐसा करके बनाते हैं कि टॉर्क को एनर्जी के साथ कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि इनके दोनों के एसआई यूनिट्स और क्या होते हैं, यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, टॉर्क गया। अच्छा, यहां पे है आर, यहां पे है लेंथ, यानी इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर, इन दोनों को भी खाली कर दो, ये भी गए। अच्छा, बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये तो आसान हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा, पी यानी मोमेंटम। मोमेंटम बराबर होता है, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, आपको शायद याद रहे, मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी के इक्वल, तो हम यहां पे लिख देते हैं एम वी। अच्छा, नीचे है 1 अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय बचेगा अब m। ठीक है जी, अब आगे चलें तो ये m और m फिर दोनों कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बच गया यहां पर v। v का यूनिट हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और वन अपॉन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, मैं यहां पे थोड़ा सा करके बताऊं बेटा। फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 अपॉन टाइम के। ठीक है, और टाइम इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होगा वो टाइम का यूनिट होगा, मींस सेकंड। तो यहां पे लिख दो सेकंड। ठीक है, सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो ये तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ऐसा किसी का यूनिट है, हाँ ये रहा, एक्सेलरेशन का यूनिट है ऐसा। पावर नहीं हो सकता, वर्क नहीं हो सकता, फोर्स भी नहीं हो सकती। हो गया जी, डन। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। चलो जी, ये तो थियोरेटिकली है। कहता है कि द मेथड ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट फेल। ओ गलत है ये क्वेश्चन, फेल नहीं, फॉल आएगा भाई, डज नॉट फॉल। ठीक है, डज नॉट फॉल इन द केस ऑफ, यानी जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो किस सिस्टम में जो है ना वो ओबे नहीं करती, यानी फॉल नहीं करती। डायमेंशनल एनालिसिस में हम पावर फंक्शन फाइंड करते हैं, हाँ। डायमेंशन एनालिसिस में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं, हाँ। डायमेंशन एनालिसिस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉल नहीं करते। तो आंसर इज दिस वन, चौथा आंसर, सॉरी सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, डन हो गई बात। चलें जी, चौथे से आगे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास 30 क्वेश्चन है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ जी, which of the following statement is dimensionally correct? ओके जी, किसके लिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों मैंने लिख लिया, ये तो नन ऑफ दीज है। तो बेटा आपको मालूम है कि प्रेशर का यूनिट अगर नहीं मालूम तो भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेशर का यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो दिस वन इज द राइट आंसर। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमसे क्या कहता है, कहता है कि which of the following quantities have the same dimension? Which of the following quantities have same dimension? ओके, टॉर्क है, एनर्जी है, वर्क है। बेटा अभी अभी मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूं, टॉर्क, वर्क और एनर्जी की सबकी डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी और ये किसका होगा, एम वी स्क्वायर लगा दो, एम जी एच लगा दो। ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला, सॉरी किसका, वर्क का फॉर्मूला होगा एफ डी। ठीक है,
इन तीनों की अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो डायमेंशन तीनों की एक होगी। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। फिर भी अगर आप बोले तो करके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहां पे करके देखो, ये होगा आर एफ, आर का मतलब आर एम ए, ठीक है, फोर्स को मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, एफ की जगह क्या आएगा बेटा जी, एम ए, और ये बनेगा डी, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी मेरे पास, एल, एम की डायमेंशन आ जाएगी एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू। अब आ जाओ इस तरफ, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा अलग कर लूं, मैंने बहुत करीब करीब कर लिए हैं, ठीक है। अब मास की डायमेंशन आ जाएगी, देख लो, एल, जी की डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन है तो ये हो जाएगा क्या, सॉरी मास की डायमेंशन मैंने गलत लिख दी, मास की डायमेंशन बेटे आ जाएगी एम, जी की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू, हाइट की डायमेंशन फिर से आ जाएगी एल। तो जनाब यहां पे देखो, इसकी डायमेंशन आ जाएगी एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू, ठीक है, और यहां पे जो हमारे पास आ जाएगा डी की डायमेंशन आ जाएगी एल। जरा इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एम, एल को एल से मल्टीप्लाई करो, एल स्क्वायर, ये हो जाएगा टी माइनस टू, एम, ठीक है, एल को एल से मल्टीप्लाई करो, एल स्क्वायर, ये आ जाएगा टी माइनस टू, ठीक है, एक सेकेंड, टी माइनस टू, एम, एल को एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल स्क्वायर, ये आ जाएगा टी माइनस टू। तो बेटा ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। चलोगी थोड़ा सा आगे चलते हैं। व्हाट इज द पावर डायमेंशन ऑफ पावर टू वर्क, रेशियो ऑफ डायमेंशन, रेशियो पूछ रहा है पावर का और किसका, वर्क का, ठीक है। ऐसा करते हैं कि हम पहले तो लिखते हैं पावर, ओके, और फिर हम लिखते हैं क्या साथ में, वर्क, ठीक है। ये पावर और वर्क आ गया। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, अभी सिंपल मैंने एक छोटा सा एक काम किया है कि ये मैंने हमारे पास क्या लिख दिया है पावर और वर्क का मैंने डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अब हम अगर मैं ऐसा कर दूं तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूं। पावर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं ये लिख रहा हूं वर्क डन, और डिवाइडेड बाय टाइम को मैं ऐसा लिख देता हूं अगर t माइनस वन, यानी पावर डी माइनस में आ गया, ठीक है। वर्क किसके बराबर है, वर्क के दोनों हो गए कैंसिल, ये बन जाएगा t माइनस वन। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, t माइनस वन है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/t, तो बात तो एक ही हो गई। कहां है ये 1/t, ये रहा ये 1/t। क्लियर हो गई बात, सॉरी मैंने डब्बा गलत बना दिया, ये आ गया ना 1/t, ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके जी, डायमेंशन ऑफ द पावर इज, ओके अगला क्वेश्चन है 8, थोड़ा सा ऊपर करने दें। हाँ जी, द डायमेंशन ऑफ द पावर इज क्या है, देखते हैं क्या है, पावर किसके इक्वल है, ओके, पावर इक्वल है जनाब, अभी अभी मैंने बताया था, पावर इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन की जगह क्या लिखें, कुछ भी लिख लें, अभी सॉरी आप एनर्जी का यूनिट लिख लें, आप टाइम का लिख लें, मैंने आपसे कहा हुआ है डायमेंशन याद नहीं करनी, फार्मूला लिख लो वर्क डन का। वर्क डन का फार्मूला है जनाब एफ डी, एफ एस, एफ आर, कुछ भी डिवाइडेड बाय टी। फोर्स की डायमेंशन भी शायद आपको याद ना हो तो उसकी जगह लिख दो एम ए डी डिवाइडेड बाय टाइम। अब तो डायमेंशन याद आ जाएंगी। मास की डायमेंशन निकालते हैं एम, ए की डायमेंशन निकालते हैं एल टी माइनस टू, और डी की डायमेंशन निकाल लें, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी की डायमेंशन है टी। चलते हैं आगे, ये बन जाएगा हमारे पास एम, एल को एल से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा एल स्क्वायर, टी को यहां पे देखो ये दो है माइनस के, एक और ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। क्या ये वाला आंसर कहीं है, मैं देखूं, एम एल स्क्वायर टी -3, ये रहा जनाब, डी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चल लेते हैं, आगे कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द एनर्जी एंड द टाइम इज डायमेंशनली सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा जी, थोड़ा सा ये अब सबकी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना, मुझे तो याद होगा, लेकिन याद कर भी लिया होगा हमने, लेकिन आपको बताना पड़ता है, ठीक है। कहता है कि एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो किस के इक्वल होगा, ठीक है। देखते हैं, तो फिर एक काम करते हैं कि पहले तो हम एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम की तरफ जाते हैं। क्या कहता है जनाब, ये एनर्जी, एनर्जी की जगह हम क्या लिखें, एम जी एच लिख लेते हैं, ये आ गई एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी की जगह मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लो, तो ये बन गया एम जी एच इज इक्वल टू टी। अब डायमेंशनली करेक्ट किसके होगा,
अभी तक मैं यहां पे रुक जाता हूं ना, मैं डायमेंशन फाइंड नहीं करता, पहले देखते हैं, लगाते हैं कि आपके पास यहां पे फॉर्मूलाज बनाना शुरू करते हैं। हम उसी का करेंगे ना जिसका हमारे पास आइडिया हो। तो देखो इंपल्स किसके बराबर होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आ गया फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा जी आगे चलें, थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं, बी ऑप्शन पे आ जाओ, इंपल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इंपल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी इंपल्स क्या है, सबसे पहले तो ये देखना है ना, इंपल्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो ये मैंने लिख दिया, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस भी तो करना है ना। तो ऐसा कर देते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह एच लिख दो, एल लिख दो, मैं यहां पे एच लिख देता हूं क्योंकि यहां भी एच लिखा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, अब यहां पे आते हैं तो इंपल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है तो जनाब ये मेरे पास आ जाएगा इंपल्स, इंपल्स मल्टी इक्वल है किसके, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ओके फिर सी ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन, सॉरी हाँ सी ऑप्शन क्या था, इंपल्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो बच्चा ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही आ गए, तो इसमें तो मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई, तो कोई बात नहीं, कोई शायद कोई आंसर हो। दूसरा है इंपल्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहां पे था इंपल्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यहां है इंपल्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है तो ये रहा इंपल्स, इंपल्स मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इंपल्स का फॉर्मूला ये है, मजीद टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एफ इंटू टू, तो एफ इंटू टी तो इंपल्स का फॉर्मूला है ना, तो साथ में टाइम से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अगर ये क्या है, एम जी एच मल्टीप्लाई बाय टी, अगर मैं यहां पे लिख दूं फोर्स इक्वल टू एम जी कर दूं या एम ए कर दूं, एक ही बात है ना, ये रहा एच, ये रहा टी, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायमेंशन फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखो अगर ये दोनों फॉर्मूला एक हो गए तो ऑफ कोर्स दोनों की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो जनाब पहला क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है पहला ऑप्शन इज द राइट। ठीक है आगे चलते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हमने फाइंड करना है, कहता है कि डायमेंशन ऑफ, इस फॉर्मूला की डायमेंशन चाहिए, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एल इज द लेंथ एंड एम इज द मास। ठीक है ये तो पहले ही पता था, फिर भी अच्छी बात है बता दिया। जनाब हम इसको रेडिकल लेते हैं, इधर करते हैं फोर्स, ये लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं एल, नीचे लिख देता हूं मैं मास। ठीक है चलो जी थोड़ा और आगे चलें, आगे चलते हैं, तो ये मेरे पास फोर्स बराबर है किसके, एम ए के, और ये मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा किसके, एल के। ठीक है डिवाइडेड बाय मैं लिख देता हूं ये एम, और इसके ऊपर लगा देते हैं रेडिकल। ठीक है बेटा आप देखो ये एम और एम तो हो गया गया काम से। ठीक है बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक्सेलरेशन, इसका यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है पहले यूनिट लिखते हैं ताकि डायमेंशन करना आसान हो जाए, चाहो तो यूनिट लिख लो चाहो तो डायमेंशन लिख लो। चलो जी यूनिट आसान है इसका, यूनिट किसका होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है ये फॉर्मूला, ये इसके ऊपर रेडिकल आ गया। ठीक है बेटा मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और ये पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब दोनों का रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, जब दोनों का रेडिकल कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों तो गए, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चा जी मीटर पर सेकंड। ठीक है अब चाहो तो इसकी डायमेंशन निकाल लो, और डायमेंशन भी किसकी निकलेगी, एम, सॉरी एम मीटर नहीं बल्कि सॉरी गलत लिख दिया मैंने, एल, और टाइम की डायमेंशन -1। ठीक है बेटा ये डायमेंशन निकली, और ये डायमेंशन है कहीं पर, ढूंढो 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 ढूंढो, ये रही एम एल टी -1, यहां तो एम भी है, एम के ऊपर पावर 0 है, तो मतलब जनाब ये 0 होता है अगर कुछ नहीं होता ना, तो ये पहले आपको बता चुका हूं मैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, ऑप्शन इज ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है आगे चलो, ओके सर आगे हमारे पास है द डायमेंशन ऑफ द इंपल्स आर द सेम एज ऑफ, हाँ ऑप्शन तो है सी, वैसे ये ई एफ जी एच आ गया तो इधर जी है। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूं, देखो भाई इंपल्स होता क्या है, एक्चुअल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है
अब अगर मैं टाइम को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा एक्चुअल में ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो यानी ये क्या कहलाएगा हमारे पास, चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। तो मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम का यूनिट तो एक ही होगा। ठीक है, सॉरी, हाँ, यूनिट और डायमेंशन तो एक ही हो गई। जब डायमेंशन एक हो गई तो इसका मतलब एक आंसर। फिर एक और ट्रिक दूं आपको, वो क्या, इंपल्स की बात करता है। इंपल्स की बात करता है बेटा, इसकी डायमेंशन ये तो वेलोसिटी है, ये एनर्जी और टॉर्क है। एनर्जी और टॉर्क तो दोनों एक ही डायमेंशन रखते हैं, तो दो ऑप्शन एक जैसे नहीं आ सकते। या तो एमसीक्यूज गलत होगा तो फिर तो सही है, वरना दोनों के एक ही ऑप्शन नहीं आ सकते। एनर्जी और टॉर्क डायमेंशन एक ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंपल्स तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक बात क्लियर। तो ये छोटी सी चीज है। चलो एक काम करते हो कि अगर आपको प्रूफ के तौर पे हमने करना भी है ना, तो करके देख लेते हैं। P इज इक्वल टू mv, ये आपके पास मोमेंटम का फॉर्मूला है। और इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास है F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, इंपल्स का। ठीक है, तो मैं मास का यूनिट लिखता हूं केजी, वेलोसिटी का यूनिट लिखता हूं मीटर पर सेकंड। एक बात क्लियर, इधर लिखता हूं फोर्स, फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में टाइम आ गया सेकंड। ये दोनों एक कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। देखो यूनिट सेम आ गए। अब अगर इनकी डायमेंशन निकालेंगे तो वो भी सेम आएगी। सो प्रूव्ड दैट। मैंने डिटेल में बता दिया, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन अब मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ द जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको चाहिए तो हम देते हैं। डायमेंशन ऑफ द जी, जी का डायमेंशन क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको यकीनन जी का फॉर्मूला शायद ना याद हो, तो मैंने बता दिया। अब जी का फॉर्मूला फाइंड कर लो, आर को पकड़ के वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू, ठीक है, आर को यहां लेके जाते हैं, ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा m1 एंड m2। ठीक है भाई, आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब ये हो जाएगा, f को थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करता हूं, ये हो जाएगा ma, साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा m1 और नीचे आ जाएगा m2। बेटा यहां m की और इस m1 m2 की डायमेंशन तो एक ही है। ठीक है, तो एक काम करता हूं कि मैं यहां इन दोनों को कैंसिल कर देता हूं। ये दोनों यूनिट के हिसाब से या डायमेंशन के हिसाब से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। एक्सेलरेशन की डायमेंशन बच्चा होती है एल टी माइनस टू, ये पढ़ चुके आप। आर, आर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एल स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ, मास गिवन है, इसकी डायमेंशन है m। ठीक है बेटा, तो m को मैं ऊपर लेके जाता हूं। m को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये m हो जाएगा माइनस का 1, m पे पावर आ जाएगा -1। l को l से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक तरफ l स्क्वायर है, एक तरफ l है, ये हो जाएगा l क्यूब, ये आ जाएगा t का -2। तो ये बेटा आपके पास आ गई, सॉरी, आपके पास डायमेंशन किसकी आ गई, कैपिटल जी की। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मैं आपकी करेक्शन कर दूं, ये मैंने -3 लिख दिया है, ये होगा -2, ये देखो। ठीक है, ये होगा माइनस का 2। तो ये डायमेंशन आपके पास है कहीं पे, m-1 l क्यूब t-2, ये नहीं, ये तो नहीं है। m-1 t-3 m-1, देखो एक बात बताऊं, लगता तो यही है कि ये होना चाहिए, लेकिन देखो द बेस्ट ऑप्शन इज दिस, कि नहीं है तो फिर नहीं है, ऑप्शन इज डी, m-1 एल क्यूब टी माइनस। यहां पे लग रहा है, शक है कि शायद ये गलती से कर दिया हो, लेकिन अगर गलती से कर दिया तो ठीक है, हो गई गलती। अब आप हमारा ऑप्शन है कौन सा, नन ऑफ दीज का, तो दिस इज सुटेबल आंसर, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। सर कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट आर एज सेम एज ऑफ दोज। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट कौन है, मैं बात करूं तो प्लांक्स कांस्टेंट है, पहले तो हम फाइंड करें कहां से बेटा, E इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है, ये है H फार्मूला प्लांक्स कांस्टेंट का। इसमें H जो है ना, ये प्लांक्स कांस्टेंट है, तो H इज इक्वल्स टू E अपॉन F, ये बन गया प्लांक्स कांस्टेंट का फार्मूला। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है किसके इक्वल है,
बेटा एक बात मैं छोटी सी बताऊं कि देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन या एनर्जी की डायमेंशन, ठीक है। अगर पहले मैं तुक्का लगाऊं, एनर्जी की डायमेंशन नीचे फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी तो ये भी है तो नीचे फ्रीक्वेंसी है, ये तो नहीं हो सकता, छोड़ देते हैं। पावर की डायमेंशन, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के या फिर एनर्जी अपॉन टाइम के। तो एनर्जी को यहां एफ से डिवाइड हो रहा है, इधर तो टी से डिवाइड हो रहा है, ये बहुत ही खिचड़ी कर दी मैंने, एक मिनट, ठीक है। यहां किससे डिवाइड हो रहा है, टी से डिवाइड हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा, सॉरी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और इसका जो फॉर्मूला निकलेगा वो तो रेडियन पर सेकंड निकलेगा, ठीक है। यहां तो ना एनर्जी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो शायद ये वाला हो। अब एक तुक्का है, प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। लग तो यही रहा है, पहले मैंने देखो टोटके के तरीके से आपको प्रूव कर दिया कि यही है, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं सॉल्व करके, ठीक है। तो बेटा यहां पर जाते हैं, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आर का मतलब क्या है, हमारे पास आर को आर लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं एम वी, ठीक है। अब निकालते हैं डायमेंशन, आर की डायमेंशन एल, मास की डायमेंशन एम और वी की डायमेंशन एल टी माइनस वन। एल को एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एम, और एल को एल से मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब देखते हैं यहां ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब जनाब H इज इक्वल टू एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लिखे, एम जी एच लिखो, एम वी स्क्वायर लिखो, एम सी स्क्वायर लिखो या वर्क का फॉर्मूला लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैं ऐसा लिखता हूं कि H इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एम जी एच, जरा ज्यादा आसान लग रहा है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। अब यहां पे आ जाओ, H इज इक्वल टू मास का डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल M, G का डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन है ये एल टी माइनस टू, एच का डायमेंशन हमारे पास है एल, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है टी माइनस वन, ठीक है। ये प्रूव्ड है, मैं आपको बता दूं यहां पे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो क्या बन जाएगा वन अपॉन टी, डायमेंशन भी टी आ जाएगी, टी को ऊपर लेके जाओ तो ये टी माइनस वन हो जाएगा, राइट। अच्छा ये टी माइनस वन जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू, अब ये देखो जब प्लस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एम एम, साथ में एल को एल से स्क्वायर कर दो, एल स्क्वायर, टी प्लस का हो जाएगा तो टी माइनस वन। तो देखो बेटा ये वाली और डी वाली डायमेंशन प्रूव्ड है, पता था लेकिन थोड़ा सा डिटेल बताना था ताकि आपको याद आ जाए, ठीक हो गया। चले जी नेक्स्ट 14। ओहो ये जल्दी जल्दी भाग रहा है, तगड़ा तगड़ा भाग रहा है, एक सेकंड रुको भाई। डायमेंशन ऑफ द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और किस चीज का है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर टू द लीनियर मोमेंटम, ये देखो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है एंगुलर टू द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो बेटा जी एंगुलर मोमेंटम मतलब एल, लीनियर मोमेंटम मतलब पी, ये रेशो चाहिए। एल का फॉर्मूला बेटा लिख दो आर क्रॉस पी, और पी का फॉर्मूला वैसे ही फिलहाल पी रहने दो अभी तक, क्योंकि ऊपर भी पी है नीचे भी पी है, तो बेटा पी और पी दोनों गए, ठीक है। बाकी हमारे पास बचेगा सिर्फ क्या, लेंथ, कहीं है यहाँ पे आर आर कहीं लेंथ है, लेंथ किधर है, एम का पावर कोई नहीं, हाँ नहीं है हमारे पास, एल का पावर वन हाँ है, टी का पावर कोई नहीं, ये दिस इज द राइट आंसर, बहुत आसानी से हो गया। डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर, ठीक है बेटा, डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी आर, डायमेंशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला आसानी से याद होगा, मुझे लगता है ये वाला फॉर्मूला आसानी से याद होगा, ठीक है। तो t माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा जी एक फ्रीक्वेंसी और भी है, उसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका यूनिट है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला, ठीक है। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, वन लगाते हैं, और टाइम की डेल्टा टी की डायमेंशन हमारे पास क्या है, फिर से टी, इसको भी ऊपर ले जाएं, ये हो जाएगा टी माइनस वन। तो बेटा टाइम कोई भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो उसकी डायमेंशन एक ही होगी, ये रही टी माइनस वन। और आगे चलते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, डायमेंशन ऑफ द आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ओके,
एम सी स्क्वायर, राइट, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट। अब C क्या है, स्पीड है, राइट, C हमारे पास क्या है, स्पीड है। स्पीड है तो इसका मतलब वही जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, यानी V और C यहां डायमेंशन में एक ही है। स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है, ठीक है, ये C यानी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ऑफ खुद लिख लेना ये लो, ठीक है। अब आ गया तो ऐसा करते हैं कि मास की डायमेंशन कैपिटल M, ठीक है, ओके। C की डायमेंशन हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताई ना, जो V की डायमेंशन होगी और वो क्या है, एल टी माइनस का 1। इसके ऊपर एक काम करो, स्क्वायर लगा दो, ठीक है, ऐसे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा M, साथ में L का स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर और माइनस T माइनस का 2। तो बेटा ये डायमेंशन है कहीं पर, ML स्क्वायर T माइनस 2, दिस D इज द राइट ऑप्शन आपके पास आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ द एंगुलर टू द लीनियर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है L, और लीनियर मोमेंटम का यूनिट है P। एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है R क्रॉस P के, डिवाइडेड बाय आ गया P कैंसिल, R की डायमेंशन बेटा होगी किसके इक्वल, मैंने कहा था L, यानी ये तो लेंथ बची ना, तो लेंथ बची, तो हम यहां पे ऑप्शंस देखो, हाँ जी लेंथ के इक्वल है। अच्छा ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें डायमेंशन लिखी हुई थी, यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है, तो जनाब लेंथ के इक्वल है, ये मैंने पहले भी सॉल्व कर दिया, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलेक्ट द पेयर हुज डायमेंशन आर द सेम, ठीक है, पेयर लिखते हैं, पता लग जाएगा कि किसकी डायमेंशन सेम है। वैसे तो शायद आपको ये पता हो, प्रेशर का बेटा फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है, ये प्रेशर का है, ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके। स्ट्रेस का, इधर स्ट्रेस का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया जो पहले लिखा था, स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, और इधर तो अकेली फोर्स है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, और F इज इक्वल टू है MA के, तो सॉरी इधर F ही लिख दो। तो ये जनाब ये रहा, आसान है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जब इनके यूनिट सेम है तो ऑफ कोर्स इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ये वाला फोर्स पर यूनिट एरिया वाला। आगे चलते हैं, आगे हमसे कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ऐसा कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बताएं जिसकी जो ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक भी है कि अगर आप चाहो तो इसको 5 से 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। पहली बात देखो मैं बताता हूं, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक हो गया, एक बात तो आपके पास आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स ये वाली क्वांटिटी इसकी है ही नहीं, क्योंकि प्रेशर किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, स्ट्रेस किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट एरिया के, और यंग मॉड्यूलस किसके बराबर है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के, ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। तो बेटा अब स्ट्रेन की डायमेंशन तो हुई नहीं, तो फिर इसकी डायमेंशन भी तो स्ट्रेस के बराबर होगी ना, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर एक ही चीज है, सॉल्व करने की भी नीड नहीं, एक ऐसी चीज है जो कि अनोखी है, और वो अनोखी कौन सी है, स्ट्रेस, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है और इसका कोई यूनिट भी नहीं है। तो ऑप्शन आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलने के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ओके 20th, in a gas equation P is equals to A upon V square and V minus P, which is equals to RT, the dimension of the A is। अच्छा अब A की डायमेंशन चाहिए, तो सबसे पहले हमें ऐसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक ट्रिक लेना पड़ेगा, और वो ट्रिक ये होगा कि हमें सबसे पहले ये जो R और T है ना,
इसकी डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये रहे R और ये रहा T। अच्छा ये बेटा R क्या है और T क्या है ये मैं आपको पहले बता दूं। अगर शायद आपको याद हो तो ये PV इज इक्वल्स टू NRT से निकला है, PV इज इक्वल्स टू NRT से ये निकला हुआ है। तो बेटा अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो P और V है ना, ये किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। ठीक है, किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। ये मैं पहले बता चुका हूं, अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा। इसकी डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर आएगी और वर्क का फॉर्मूला होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं सॉरी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं कि अब हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। केजी की डायमेंशन हमारे पास है m। ओके, अब मास की डायमेंशन हमारे पास है सॉरी ये मीटर की डायमेंशन हमारे पास है l स्क्वायर और s की डायमेंशन हमारे पास है t-2। बेटा ये आ गई किसकी डायमेंशन हमारे पास? वर्क पीवी की। ठीक है, यानी आर टी की डायमेंशन आ गई। किसकी आ गई? ये पीवी की आ गई, मतलब किसकी डायमेंशन आ गई? आर टी की। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डायमेंशन चाहिए ए अपॉन वी स्क्वायर की, तो सॉरी यानी ए की। तो आप एक काम करो, पहले तो इस इक्वेशन को लिखो, P इज इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई होगा V माइनस बी। ओके ठीक है बेटा, अब ये इक्वल है किसके? इसके एम एल स्क्वायर T-2 के। पहली दफा में मैं लिख देता हूं एम एल स्क्वायर T-2 के, क्योंकि हमने डायमेंशन निकाल ली ना। तो बेटा अब आप इस ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करें वरना जान नहीं छूटेगी। P को V से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया PV। P को B से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया PB। ए अपॉन वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ए सॉरी ए अपॉन वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? V के साथ, तो ये बन जाएगा ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय V। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसकी साइन आ जाएगी हमारे पास प्लस की। ठीक है, और अब माइनस में आएगा, ए अपॉन वी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें B के साथ, ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय B। अच्छा बेटा अब एक डायमेंशन में एक होमोजेनियस सिस्टम होता है, वो क्या? वो ये कि अब इसकी 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 और इसकी जो चार वैल्यूज हमारे पास आई है ना, उसमें हमारे पास सबकी डायमेंशन यही होगी। कौन सी? एम एल स्क्वायर T-2, यानी जो हमने निकाली है ना, सबकी अलग अलग की। तो अब हम क्या लेते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि यहां से ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि ए अपॉन वी स्क्वायर डॉट वी इज इक्वल टू, अब किसके इक्वल करना था? आर टी के। ठीक है ना, क्योंकि अब इसमें से तो निकालनी है ना आर टी की डायमेंशन। तो क्या करते हैं अब ऐसा करते हैं कि ये v को तो v से कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा a अपॉन वी इज इक्वल टू, आगे डायमेंशन लिख रखी है भाई, वो कितनी है? एम एल स्क्वायर T-2। आगे आ जाते हैं, अब a की डायमेंशन चाहिए तो a को तो यहां लिखो। ठीक है, और ये v आ जाएगा इस तरफ, ऐसे आके इससे क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैं पहले एक काम करता हूं कि v की डायमेंशन इधर ही लिख देता हूं। v की डायमेंशन वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L क्यूब, क्योंकि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? L क्यूब इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर T-2। ठीक है, अब आप इसको जब पकड़ के यहां लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी m, कैपिटल M, L 3 2 5 और T-2। ठीक है, ये भी कैपिटल M ही है। ठीक है, अब यहाँ पे किधर है? एम एल स्क्वायर पावर 5 T-2, दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। ओके, आगे चलते हैं हम प्रॉब्लम नंबर इक्वेशन सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 21 पे। द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द टर्म ऑफ द चार्ज। ठीक है जी, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती क्या है पहले तो मैं आपको बताऊं। बेटा आपने रेजिस्टिविटी शायद पढ़ा होगा, उसी को ही एक्चुअली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक रेजिस्टेंस का तो आपको पता चल जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये है रेजिस्टिविटी, जिसे रो से लिखा जाता है, और ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है जी,
अब ऐसा करते हैं कि हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे कि ये इसकी फाइंड करनी है। मैं इसको रेड कलर के साथ लाइन अप कर देता हूँ कि इसकी मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जिस हालत में लिखा हुआ है इसी हालत में हम इसकी रेजिस्टेंस लिखना, फार्मूला को चेंज करने लग जाते हैं। तो कैसे करते हैं? हाँ जी, रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो वो अब क्या करेंगे कि हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये हो जाएगा V अपॉन आई। तो इधर हमने लिखना है क्या जनाब? V अपॉन आई। इसको थोड़ी मिटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या? V अपॉन आई। ठीक हो गया, इज इक्वल टू इस रेजिस्टेंस को ऐसे ही लिख दो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास लेंथ आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाएगा। अभी इसको ऐसे ही लिखना है। अच्छा बेटा, V अपॉन आई, V तो हमें पता है कि V किसके बराबर है। अब मैं आपको बताता हूँ V किसके बराबर है। यहाँ लिख देता हूँ वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखना है V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको मैं V कर देता हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, ये वाला जो आई था मैं इसको यहाँ पे ऐसे फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, आई को थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास रो, ये आ जाएगा लेंथ, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करते हैं और जाते हैं दूसरी तरफ। ठीक है भाई, अब वर्क डन तो हो गया। अब वर्क डन किसके बराबर है, इसकी तरफ जाना है। और दूसरी बात क्या कि आई किसके बराबर है, क्योंकि यहां पे देखो कह रहा है इन द टर्म ऑफ चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन की जगह हम लिखते हैं एफ डी। ठीक है ना, एफ डी यानी एफ का मतलब फोर्स। फोर्स हमारे पास होती है किसके बराबर? एम ए के। तो मैं यहां पहले से लिख देता हूं एम ए, साथ में वर्क डन की जगह लिख दूंगा डी। तो ये तो हो गया वर्क डन। ठीक है, नीचे आ जाएगा क्यू, इसको भी ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आई। आई का मतलब बेटा मैंने यहां पे लिखा था आई बराबर होता है क्यू ओवर टी के। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि आई की जगह क्यू अपॉन टी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्यू डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू किसके? ये आ जाएगा मेरे पास रो, ये मेरे पास आ जाएगा लेंथ, ये मेरे पास आ जाएगा एरिया। अब बेटा डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। अभी भी मैंने चीजें चेंज नहीं की, लेकिन अब मैं करूंगा। ठीक है जी, मास की डायमेंशन मेरे पास m, एक्सेलरेशन की डायमेंशन l, t माइनस का 2, d की डायमेंशन बेटा l, q की डायमेंशन को q ही लिखना है क्योंकि उसने पूछा ही इन द टर्म ऑफ q है। आगे चलो, 1 डिवाइडेड बाय q की डायमेंशन बेटा फिर से q है। टाइम की डायमेंशन बेटा हमारे पास कैपिटल T है, इज इक्वल्स टू मैं जाता हूं किस पे? रेजिस्टिविटी को तो ऐसे ही लिख देता हूं। लेंथ की डायमेंशन बेटा L और एरिया की डायमेंशन होती है L स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ। अब आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इधर थोड़ा सा हम मजीद आगे जाते हैं। तो बेटा अब ऊपर वाली वैल्यूज को सबको क्या कर दो, एक दफा निपटा दो। यह हमारे पास m कोई और है नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ये हमारे पास L है, यहां भी हमारे पास L है, तो आप इसको L स्क्वायर कर दो। ठीक हो गया, ओके। ऊपर 1 है, ठीक है, ऊपर तो 1 है और तो कुछ नहीं है। तो नीचे आ जाओ, नीचे हमारे पास Q मल्टीप्लाई बाय Q है, तो ये हो जाएगा बेटा Q स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जाओ, नीचे ये देखो थर्ड नंबर पे T है, ये ऊपर यहां पे चला जाएगा, फर्स्ट वैल्यू पे चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास T माइनस 2 है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां से एक प्लस आएगा तो ये हो जाएगा T माइनस 1। डन हो गया, आगे चलते हैं। ये वाली वैल्यू भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब इस तरफ आ जाओ, ये हमारे पास है रो, ये हमारे पास है एल, ये हमारे पास है एल का स्क्वायर। अगले स्टेप पे इस एल को उठाओ, इधर ले जाओ, तो ये बेटा हमारे पास हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस एल को इधर लेके जाओगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा एल स्क्वायर, और इस एल को यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रेजिस्टिविटी। अब आप इस रेजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एम, अच्छा यहाँ एल का पावर 4 है, ये एक एल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल क्यूब। ठीक है, उसके बाद टी माइनस 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एम एल क्यूब टी माइनस 1
एंड q -2। ठीक है जी, तो हमारे पास ये कहीं पे है, ऊपर देखते हैं ml² t-1 q-2। वेरी क्लास हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये ml³ है, तो ये वाला तो नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, इधर है ml³, तो ये वाला डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया जी, इसको आप लिख दीजिएगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम से कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा एक्चुअली ये रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, यानी आर डी कहलाती है ये एक्चुअली ना, आर डी, इसका मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बहुत दफा पढ़ चुके आए हो। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी आर डी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ओवर डेंसिटी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि किसकी डेंसिटी है कैसे है, वो फिर हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ओवर डेंसिटी। अब हमें पता है कि दोनों डेंसिटीज हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, जब वैल्यू ही नहीं बचेगी तो डायमेंशन क्या रहेगी, 0। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके जी बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास कहता है कि यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन इन अ एसआई सिस्टम इज। ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आपको मिल जाएगा कि किसकी बात कर रहा है ये। हाँ जी, यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन का बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जिसको F अपॉन L से भी लिखा जाता है। ठीक है बेटा, फोर्स का यूनिट हमारे पास हो जाएगा न्यूटन, एंड लेंथ का यूनिट हमारे पास हो जाएगा मीटर। तो आई थिंक दिस वन बी इज द राइट ऑप्शन। हो गया, डन, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। आगे बेटा हमसे क्या कहता है कि द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट आर सेम एज दैट ऑफ। ओके बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, चले मैं पूरा लिख देता हूं अगर बढ़ा ही दिया तो, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा जी बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास होती है एल टी -1 और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हमारे पास होती है एल। एल एंड एल कैंसिल हो जाएगा, तो t-1 हमारे पास इसकी डायमेंशन आएगी। अच्छा, ये किसके बराबर है, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ना बेटा, उसकी डायमेंशन हमारे पास t-1 होती है। क्या, t-1, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमसे कहता है द वेलोसिटी ऑफ द एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये भी लिख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, यानी E डिवाइडेड बाय V। अच्छा बेटा, अब हमने जाना है एनर्जी डेंसिटी और ये देखना है कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस चीज का फॉर्मूला है। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, mgh लगा लेते हैं, mgh डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास वॉल्यूम कहता है तो वॉल्यूम तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा कि हमें डायमेंशंस लिखनी है। अब डायमेंशंस लिखनी है तो क्या होगा, m की डायमेंशन कैपिटल M, g की डायमेंशन l t-2, h की डायमेंशन है l। ओके भाई, इसकी डायमेंशन जस्ट लाइक ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी L3। तो बच्चा अब ऐसा करते हैं कि ए ये वाला L कैंसिल, ये वाला L भी कैंसिल। क्यों कैंसिल, क्योंकि नीचे 3 है, 2 तो कैंसिल हो गए, बाकी बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, अब 1 जो बचेगा वो किसके इक्वल है, M। ठीक है, L को ऊपर लेके जाते हैं, L-1 एंड है T-2। ठीक है, अब जनाब ये तो हमारे पास आ गई डायमेंशन, ये किसके इक्वल होगा ये हमने देखना है। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L-T-2, ये तो नहीं है, छोड़ दो। वेलोसिटी भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती मैं आपको बता दूं, तुक्के बताता हूं ना। देखो, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक्सेलरेशन भी मास नहीं है, इस पे मास है, वेलोसिटी में मास नहीं है, इस पे मास है। इसको भी खत्म कर दो, इसको भी कसम खत्म कर दो, ये तो दोनों नहीं हो सकते। फोर्स की डायमेंशन मैं लिख देता हूं, m l स्क्वायर
T-2, ये होती है फोर्स की डायमेंशन, तो ये भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब प्रेशर की डायमेंशन होगी। लेकिन एक बार इसको सॉल्व भी करें कि वाकई सही है या कोई ऑप्शन तो नहीं गलत लिखा हुआ। बेटा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, फोर्स का यूनिट होता है, फॉर्मूला होता है MA डिवाइडेड बाय एरिया। अब तो बेटा डायमेंशन लिख सकते हैं, मास की डायमेंशन है कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ये हो जाएगा एरिया, सॉरी एरिया की डायमेंशन हो जाएगी L²। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, हाँ जी ये हो गया जी, पूरे को कर देते हैं, हाँ जी ये हमारे पास हो जाएगा L², ठीक है। बेटा एक इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा M, ये L जो नीचे बचा था एक उसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा L का -1 और ये T-2। तो बेटा ये पास ये देखो इसके इक्वल आ गई, कहाँ गई, इस वाले के इक्वल आ गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओके, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उठाते हैं बच्चा, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर का मतलब क्या कि हमें रेजिस्टेंस की डायमेंशन चाहिए, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I कर देते हैं। अच्छा बेटा अब हमें मालूम है कि I जो है, सॉरी ये V जो है ये बराबर होता है किसके, वर्क डन अपॉन चार्ज के, ठीक है। वर्क डन अपॉन चार्ज, साथ में मैं लगा देता हूं इसका I, ठीक है। अब ये हो जाएगा किसके इक्वल, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब वर्क डन की जगह कुछ भी लिख सकता हूं, mgh लिखूं, md लिखूं, कुछ भी लिखूं, मेरी मर्जी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि इस वर्क डन की जगह मैं लिख देता हूं fd। fd का मतलब बेटा क्या होता है, m a और साथ में क्या हो जाएगा d, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ जाएगा q। और अब अच्छा अब यहां पे मैं q को भी हल कर लूं, देखो बेटा I बराबर होता है Q अपॉन T के, ठीक है। तो Q किसके बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय T के। तो फिर मैं एक काम करता हूं कि Q को हटाता हूं, और Q को हटाने के बाद मैं यहां पे लिख देता हूं I मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। ये किसकी जगह, Q की जगह लिख रहा हूं, याद रखना। और साथ में ये वाला I दोबारा आ जाएगा। अब बेटा हमने डायमेंशन लिखनी है, मास की डायमेंशन है, मैं इधर लिखता हूं, मास की डायमेंशन है कैपिटल M, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2, D की डायमेंशन है L डिवाइडेड बाय I की डायमेंशन है A, ठीक है। T की डायमेंशन है कैपिटल T और I की डायमेंशन है दोबारा से A, ठीक है। अब ये बन जाएगी बेटा M, L को L से मल्टीप्लाई कर दो L², T एक नीचे है, दो माइनस के ऊपर है, ये भी जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा T-3, a को a से मल्टीप्लाई कर दो A², जब ये ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, है कहीं पर ml² T-3 A-2। बेटा इसमें ऑप्शन में कहीं थोड़ा सा फॉल्ट है, इस वाले में ml² T-3 A-2, एक्चुअल में ये इसमें लिखा हुआ नहीं है बल्कि होना चाहिए था, बट इस ओके, खैर है चलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या होगा। चलें जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। बेटा एक डायमेंशन हमारे पास गिवन है, डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये पहले एक दफा किसी वीडियो में हम कर भी चुके हैं, बल्कि इस वीडियो में भी हम कर चुके हैं रेजिस्टिविटी। लेकिन इसमें देखो ये तो बड़ा आसान सा दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, हाँ भाई ये दे रखा है, रेजिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। रेजिस्टेंस का फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। और साथ में हम चलते हैं, अब हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर है V अपॉन I के, ये भी बता रखा है, वेरी गुड। उसके बाद लेंथ किसकी, L लेंथ है, A एरिया है, ये वर्क डन चार्ज सब पहले से पता चल गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ फाइंड करनी है। तो फिर एक काम करते हैं कि इसको R को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा RA इज इक्वल टू L को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि यहां से यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहां आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक दफा क्लियर करके लिख देता हूं, ये देखें जी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L डिवाइडेड बाय एरिया। तो R मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय
एल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये तो हो गया। ठीक है, अब आगे चलें थोड़ा सा। बेटा रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये पी की तरह ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, रो की तरह तो ये हैंड राइटिंग में ऐसा ही आएगा। बेटा आर बराबर होता है वी अपॉन आई के, ये देखो पहले भी लिखा हुआ है ना, तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं आर बराबर है वी अपॉन आई के। बाकी ये आ जाएगा क्या, साथ में लगा दो एल और ऊपर लगा दो एरिया। ठीक हो गया। थोड़ा सा और आगे इसको और एक्सप्लोर करें तो बेटा वोल्टेज बराबर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के। ये तो आ गया इसकी जगह। आगे चलो, ये इसकी जगह आया, इधर एरिया था एरिया लगा दो, इधर आई था आई लगा दो, इधर लेंथ था लेंथ लगा दो। ठीक हो गया। एक दफा अभी और एक्सपेंड होना है इसने। वर्क डन का कोई ना कोई फॉर्मूला लिखो। कौन सा फॉर्मूला लिख दें, चलो एम ए डी लिख दें, क्योंकि एम एफ इज इक्वल टू जो है एफ डी के बराबर होता है, एफ बराबर होता है एम के, तो मैं क्या करता हूं एम ए डी कर देता हूं, ये आ जाएगा एरिया। अच्छा क्यू किसके बराबर होता है, मैं यहां लिख देता हूं, बेटा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी के। ठीक है, तो अब क्यू हो जाएगा किसके बराबर, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, आई टी, साथ में फिर आ जाएगा आई, साथ में आ जाएगा लेंथ। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन की डायमेंशन बेटा हो जाती है एल टी माइनस टू, डी की डायमेंशन आ जाएगी एल, ठीक है, और एरिया की डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर। नीचे ले जाते हैं इसको, हाँ जी, आई को, आई की डायमेंशन ए, आई की डायमेंशन हो जाएगी ए, टी की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल टी, आई की डायमेंशन फिर से ए, और एल की डायमेंशन अगेन एल ही रहेगी। ठीक है, अब कुछ काटा पीटी कर देते हैं। काटा पीटी करते हैं तो बेटा एल और एल तो हो गए कैंसिल। ठीक है, बाकी जो बचा कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये जो वैल्यू है ना छोटी सी, ये वाली, ये ऊपर चले जाएगी ऐसे, ये ऊपर चले जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एल एक एल दो एल क्यूब। ठीक है, ओके, ए एक ए दो, यानी पहले टाइम को देख लो, टाइम ऊपर जाएगा। ठीक है, ये टाइम जब ऊपर जाएगा, पहले दो है एक और जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, उसके बाद आता है ए एक ए दो, तो जब ये ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए माइनस का 2। ये आपके पास आ गई डायमेंशन। कहीं ढूंढें एम एल क्यूब, इधर भी है इधर भी है, हाँ ये शायद दो हों, एम एल क्यूब टी माइनस 3, हाँ ठीक है, टी माइनस 3 भी इसमें है, ए माइनस 2, हाँ ए माइनस 2 भी इसमें है, सो इट इज द बी ऑप्शन। डन, कम फॉर द नेक्स्ट। अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, कहता है व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द ई इज इक्वल टू सॉरी लीनियर मोमेंटम। बेटा मैं आपको कई दफा बता चुका हूं और आपने पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो बता देता हूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो एच होता है, इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी डायमेंशन याद रखना, ये आसानी के लिए बता रहा हूं, इसकी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है, मोमेंटम के नहीं, एंगुलर मोमेंटम के बराबर होती है। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है होता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक हो गया। और लीनियर मोमेंटम होता है किसके बराबर, लीनियर मोमेंटम होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है किसके, सिर्फ P के। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है mv। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ऊपर लिखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट को h लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय हम यहाँ लीनियर मोमेंटम की जगह p लिख देते हैं। अब प्लैंक्स कांस्टेंट अभी मैंने बताया किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम बराबर है आर पी के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह लिखता हूँ आर क्रॉस पी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा पी। ठीक है, पी और पी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बी व्हाट, आर, आर की जो डायमेंशन होगी बेटा वो क्या होगी, एल होगी। तो ये देखो हमारे पास एल है कहीं पर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इधर एल 0 है, नहीं ये नहीं हो सकता, हाँ ये लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ m 0 है, हाँ इधर 0 है, t 0 है, इधर भी 0 है, तो l है हमारे पास, c इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, ये हो गया, कम फॉर नेक्स्ट।
ओके जी, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज द फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेम डायमेंशन एज द फ्रीक्वेंसी। तो मैं क्या करता हूं, तुक्का लगाता हूं, तुक्का लगाने के बाद 1/RC उठाता हूं। ये R क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैं ये फॉर्मूला उठाता हूं 1/RC वाला, ठीक है। ओके, अब पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ R का, फिर लिख लेता हूँ C का, ठीक है बेटा। V एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, इसमें से R निकालो तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई के, ठीक है, गुड। तो R की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय V अपॉन आई, ठीक हो गया। मैं नीचे ही लिखता जा रहा हूं, ऊपर वाला 1 वैसे का वैसा ही रहने देना, ओके। फिर बेटा C, फॉर्मूला एक है Q इज इक्वल टू सी वी। तो अगर मैं C का फॉर्मूला निकालूं तो ये मेरे पास निकलेगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के। तो ये मेरे पास आ जाएगा C की जगह Q अपॉन वी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास दो आ गए, मैं V और V दोनों को कैंसिल कर देता हूं, ये तो खत्म। अब आगे चलो थोड़ा सा और, तो ये क्या बन जाएगा, जो बचा वो क्या बचा, देखो I डिवाइडेड बाय Q अपॉन टी। अभी भी मैं इसको शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, सॉरी Q अपॉन टी नहीं, बल्कि सॉरी, अभी भी मैं इसको शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं करा रहा हूं, क्योंकि यही सब कुछ मुझे लगता है काट देंगे हम, ठीक है बेटा। I बराबर होता है Q अपॉन टी के, ठीक है, I इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन टी के। तो Q किसके बराबर हो जाएगा अब, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। कई दफा कर चुके हैं डायमेंशन के लिए, और हमें पता है कि Q ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आई टी डिवाइडेड बाय आई। ये आई दोनों कैंसिल हो गए, बाकी आंसर आया 1 अपॉन टी। ये 1 अपॉन टी की डायमेंशन लिखोगे तो 1 अपॉन कैपिटल टी, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा t-1। और यही होती है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी, t-1। तो ढूंढे कौन सा था, बी, 1 अपॉन आर सी, बी इज द राइट ऑप्शन। डन हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ये एक हमारे पास क्वेश्चन आ गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है, ये मैं बता देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ईटा से लिखते हैं, ईटा। ये कैसे लिखा जाता है, बहुत सारी बुक्स में एन लिखा होता है, तो ठीक हो लिख दो यार, एन की तरह। ये एन है, थोड़ी सी एक टांग बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, speed of light in medium divided by speed of light in air। इसका मतलब ईटा इज इक्वल टू स्पीड मतलब v डिवाइडेड बाय v। तो दोनों v और v का फॉर्मूला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं नो डायमेंशन। अब नो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं सिंबल बना होगा, ये रहा सिंबल बना हुआ है ना, m का पावर 0, हाँ ऐसा ही है, l का पावर 0 ऐसा ही है, t का पावर 0 ऐसा ही है। तो दैट्स द गुड आंसर, राइट आंसर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गए आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, सारे के सारे एमसीक्यूज, ठीक है। सो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज नासिर।